Now today we are going to start our second chapter, that is elasticity of demand. इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियोस बनाए थे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, और आज मैं सिखा रहा हूं उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है. देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो लॉ ऑफ डिमांड हमको एक थियरी बताया कि सर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, और अदर फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो अदर फैक्टर क्या थे, मैंने आपको समझाया था. अदर फैक्टर्स क्या क्या थे हमारे, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो कहने का मतलब क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड से एक थियरी दिमाग में आ गई कि सर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अदर फैक्टर्स क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शंस हमारे क्लियर हो गए. तो एक आम आदमी भी जब देखता है प्राइस ऊपर जा रहा है तो अपना कंजम्पशन को कम कर देता है, और प्राइस जब नीचे जा रहा है तो कंजम्पशन को बढ़ा देता है, मींस डिमांड को बढ़ा देता है. तो ये थियरी तो क्लियर हो गया. तो सर इसमें क्या सीखना है, देखो अगर आप थोड़े से डेफिनेशन पे ध्यान दो तो क्या लिखा मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. देखो डिग्री इंपॉर्टेंट टर्म है, रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स रिस्पॉन्ड करना. देखो नॉर्मल जब हम किसी से बात भी करते हैं तो फोन में जैसे वहां से हेलो की आवाज आती है तो हम लोग भी बात करने लगते हैं ना, तो हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो वैसे ही मार्केट भी रिस्पॉन्ड करता है, कस्टमर भी रिस्पॉन्ड करता है. कैसे रिस्पॉन्ड करता है, responsiveness of the quantity demanded in response to change in any of its determinant. मतलब यह है कि डिमांड जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है, whether it is a price factor or the other factor. अगर प्राइस घट बढ़ रहा है तो भी ये रिस्पॉन्ड करेगा, इनकम बढ़ घट रहा है तो भी ये रिस्पॉन्ड करेगा. तो कहने का मतलब क्या है, डिमांड तो हर वक्त रिस्पॉन्ड करता है सर. प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो भी डिमांड में चेंज देखते हैं, इनकम बढ़ेगा घटेगा तो भी हम डिमांड में चेंज देखते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आता है तो भी हम डिमांड में चेंज देखते हैं. टी और कॉफी का एग्जांपल. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आता है तो आप देखें कार और पेट्रोल में. तो एवरी टाइम हमने ये नोटिस किया है कि जब भी डिमांड को अफेक्ट करने वाले, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 में, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. देखो वही ये वर्ड है डिटरमिनेंट्स, और वहां मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे और 2 फैक्टर्स के बारे में बताया था, एक था प्राइस फैक्टर और एक था अदर फैक्टर. तो वही चीज यहां पे बोल रहा है कि डिटरमिनेंट्स में अगर चेंज आ जाए, अगर प्राइस में चेंज आए तो भी क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगा, अगर इनकम में चेंज आ जाए तो भी क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर चेंज आ जाए तो भी क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगा. तो कहने का मतलब है कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले हर वो डिटरमिनेंट अगर उनमें चेंज आता है तो क्वांटिटी में भी चेंज आएगा. अब सर ये तुम लोग पहले पढ़ लिए थे, ये तो आप पढ़ाई दिए थे, तो चेंज वाली बातें तो हम सीख ही गए थे. तो यहां पे सर क्या सीख रहे हैं, डिग्री. अब हम मेजर करना सीख रहे हैं कि कितना डिग्री वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो मतलब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, अभी मैं डिग्रीज के बारे में क्लियर करूंगा आपको, लेकिन मैं पहले टाइप्स पढ़ा दूं. देखो यहाँ पे 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स है. सोचो, पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब सर सेम डेफिनेशन रहेगा. देखो, मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. मतलब जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पे मेरा स्ट्रेस रहता है इस वर्ड के ऊपर, डिटरमिनेंट के ऊपर. देखो डिग्री यहां भी लिखे, डिग्री यहां भी लिखे, रिस्पॉन्ड यहां भी करना है, रिस्पॉन्स यहां भी करना है, क्वांटिटी डिमांडेड. तो कहने का मतलब है डिमांड ही रिस्पॉन्ड करता है. अगर डिटरमिनेंट्स में चेंज होने से तब वो सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है. लेकिन प्राइस में चेंज आने से कितना डिग्री डिमांड चेंज हुआ, प्राइस में चेंज आने से कितना डिग्री डिमांड रिस्पॉन्ड किया या चेंज हुआ, उसको जब हम लोग मेजर करने बैठ जाते हैं तब वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब इनकम में चेंज आने से कितना डिग्री डिमांड रिस्पॉन्ड किया, जब इसको चेक करने लग जाते हैं तब वो कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने से दूसरे गुड्स के क्वांटिटी अगर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे तो उसे कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब बात को सुनना,
अब मैं डिग्री वर्ड पे आता हूं। देखो मैंने सर में सब में डिग्री 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 लिख दिया। सर डिग्री वर्ड का मतलब समझा दीजिए। देखो जब मैं प्राइस को लेकर बात करूं, देखो तीनों में डिग्रीज अलग अलग रहेंगी, तो मैं इन दोनों को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे स्ट्रेस करता हूं। देखो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आएगा, ये एकदम सही बात है। चलो ठीक है, अब डिग्री सर क्या है? देखो मैं आपको 5 एग्जांपल्स ऐसे दूंगा जहां पे आप अपने आप डिग्री को बोलोगे। सोचो प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में एकदम चेंज नहीं आया। कैसे, कभी आपने नोटिस किया है? प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। सोचो मैं बताऊं, मेडिसिन महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, उसको आप कंज्यूम करते हैं एज पर योर नीड। तो जितना आपको जरूरत है आप उतना ही कंजम्पशन करेंगे, प्राइस घटने या बढ़ने का वेट नहीं करेंगे, तो उस वक्त डिमांड में चेंज नहीं आता है। तो ये होता है डिग्री 0। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है और इनफाइनाइट अमाउंट कोई चीज खरीद लेते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे डिग्री में है, उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोपोर्शनेटली जितना प्राइस चेंज हुआ डिमांड भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही चेंज हुआ, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अभी मैं सारे एक एक करके सिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइस में चेंज कम हुआ और डिमांड में चेंज ज्यादा आ गया, उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक डिमांड, और उसका डिग्री होता है ग्रेटर देन 1। और कभी कभी ऐसा होता है प्राइस में काफी चेंज हुआ लेकिन डिमांड में चेंज प्राइस से कंपैरिजन में कम हुआ, तो उसे कहते हैं हम लोग लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक, उसका डिग्री होता है लेस देन 1। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस आपको 5 डिग्री के ऊपर मैं सिखाऊंगा कहानी। पहला है 0, देन इंफिनिटी, देन इक्वल्स टू 1, देन ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। और इन पांचों को याद करने का तरीका एक ही है, सब में सर प्राइस चेंज होगा। सब में क्या चेंज होगा? प्राइस चेंज होगा। अगर डिमांड बिल्कुल ना चेंज हो तो 0, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए इनफाइनाइट तो इंफिनिटी, प्राइस जितना चेंज हुआ डिमांड उतना ही चेंज हुआ प्रोपोर्शनेटली तो इक्वल टू 1, प्राइस कम चेंज हुआ डिमांड ज्यादा चेंज हो गया ग्रेटर देन 1, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ डिमांड कम। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं सब में क्या होगा? प्राइस चेंज होगा। अब डिमांड को आपको सेट करना है, इसमें डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसमें डिमांड इनफाइनाइट अमाउंट चेंज हो जाएगा, इसमें जितना प्राइस उतना ही डिमांड प्रोपोर्शनेटली, या परसेंटेज वर्ड यूज करना, इसमें डिमांड ग्रेटर देन 1 है, मतलब डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज कम हो रहा है। और इसमें क्या है? प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड कम। पर इन दोनों की डिग्रीज में बाद में बात करूंगा। तो अभी अगर मैं समझाऊं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्रीज हैं और पांचों को मैं अभी ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा और तरीका भी समझाऊंगा कैसे आपको लिखना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मैं 5 डिग्रीज के बारे में आपको समझाऊंगा, जिसमें से देखो पहला डिग्री क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, देखो मैं रीड कर देता हूं। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी अगर रिस्पॉन्ड ना करे तो उस डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहा जाता है? 0। मीन्स यहां पे डिमांड चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा? देखो यहां पे मैं 2 एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पे मैं लिखूंगा प्राइस, यहां पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने लिख लिया। अब बड़े ध्यान से दो, नॉर्मल आप एक प्राइस एज्यूम कर लो P सपोज करो, और अपने ही मन से एक क्वांटिटी ले लो, ये हो गया क्वांटिटी, सही है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि प्राइस चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। सोचो आपका प्राइस P1 हो गया तो सर क्वांटिटी क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। अगर सर प्राइस P2 हुआ तो भी क्वांटिटी क्या रहेगा? सेम। मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अगर प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है तो भी डिमांड क्यू है, प्राइस अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो भी क्वांटिटी क्यू पर है। तो सर कर्व कैसा बनेगा? कर्व, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिमांड कर्व कहेंगे। तो इस तरह के कर्व को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। तो ये हो गया मेरा इन इलास्टिक, मतलब क्या? EP इक्वल्स टू 0। तो याद रखना, जहां पर डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सुन लेना मेरे बात को ध्यान से, जहां पे डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा
परफेक्टली वर्ड जरूर लगा देना, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब एक बात, तो कोई भी बच्चा जब कोई आंसर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, तो डिग्री चलो लिखने बैठ गया, वो लिखा सर पहला परफेक्टली इलास्टिक, उसने डेफिनेशंस लिख लिया और कर्व भी मैंने जैसे बनाया बना लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी तो लिखना पड़ेगा। तो एज ए स्टूडेंट आप ग्राफ का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, तो देखो उसका भी तरीका है, मैं आपको लिख के समझाता हूं कैसे लिखोगे। हर एक ग्राफ में कैसे लिखना है, इन द एबव डायग्राम, क्या लिखोगे आप, इन द एबव डायग्राम, लिखा आपने इन द एबव डायग्राम, ठीक है। प्राइस इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लिख लिया आपने। फिर क्या लिखेंगे सर, फिर आप लिखोगे इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, इनिशियल प्राइस is P and initial that is starting quantity is at Q, ये भी लिख लिया। तो ये जो एक डेफिनेशन है, जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है जो हर एक ग्राफ के साथ आपको अटैच कर देना है। ये तो आपने कर दिया। अब सर क्या करना है, अब कंडीशंस को देखना है। देखो आप क्या लिखोगे, विद इंक्रीज इन प्राइस that is to P1 or decrease in price or with decrease in price that is to OP2, इसको आप OP भी लिख सकते हैं और इसको OQ लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी ओरिजिन को ले लो OP OQ, यहाँ पे OP1 OP2, ठीक है। तो क्या आपका लिखे, इन द एबव डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द एक्स एक्सिस, इनिशियल प्राइस इज OP एंड इनिशियल क्वांटिटी इज OQ। विद इंक्रीज इन द प्राइस, jैसे ही प्राइस OP1 पे गया या प्राइस OP2 पे आया, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट एट OQ। इसका मतलब क्या है कि प्राइस घटे या बढ़े, डिमांड कहां पे कांस्टेंट रह गया, OQ पे। तो आपको इसका जब कंप्लीट आंसर लिखना तो कैसे लिखोगे, ये डेफिनेशन डालोगे, ये डायग्राम बनाओगे और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। देखो मैं पॉइंट नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पढ़ो, व्हेन कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड, कंज्यूमर तैयार है, टू परचेज ऑल दैट दे कैन। इस लाइन का ना बड़ा मजा, ऑल दैट दे कैन, एज ए कंज्यूमर आप जितना खरीद सकते थे पूरा खरीद लेंगे अगर वो सामान एक पर्टिकुलर प्राइस में मिल जाए तो, मीन्स एज पर योर चॉइस। अगर आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, जैसे सब्जी बाजार में गए, आपने कहा कि भाई भैया आम कैसे है, मैंगोज कैसे दे रहे हैं आप, तो बोल रहा है भैया 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। आपके पास 200 रुपए थे और आप चाहते थे कि मैं 5 केजी खरीदूं, तो ऑब्वियसली 50 में तो 5 केजी नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 केजी। आपने उससे कहा कि भैया 40 रुपीज में दोगे, उसने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा। तो अगर वो रेडी हो जाता है बंदा, तो आप क्या बोलेंगे, भैया 200 रुपए का पूरा दे दे। तो यानी आप तैयार कितना रुपया खर्च करने के लिए थे, 200 रुपया के लिए ही तैयार थे। तो जब इनफाइनाइट कहा जाता है, देखो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अब ऐसा नहीं कि आप इतना आम खरीद लिए कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ये बात नहीं कह रहा है। इनफाइनाइट वर्ड जब यहाँ पे यूज करता है इन द सेंस कि आपका परचेजिंग पावर क्या था, तो यही बोल रहा है when consumers are prepared to purchase all that they can, तो जो आप खरीद सकते थे एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो आप मेंटली प्रिपेयर थे 40 रुपीज के हिसाब से, बट नथिंग एट ऑल। लेकिन जैसे वो बंदा बोला नहीं भाई हम 40 में नहीं देंगे, हम 50 में ही देंगे, आपको खरीदना है तो खरीदो, तो बोल रहा है नथिंग एट ऑल, आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, क्योंकि आप
मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि मैं 40 रुपीज के हिसाब से खरीदूंगा, 5 केजीज खरीदूंगा, 40s में नहीं मिला, आप नहीं खरीदे। तो इस तरह के सिनारियों में अगर वो बंदा प्रिपेयर हो जाता है तब तो आप इनफाइनाइट डिमांड कर रहे हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो यहां पे आपने फिर दो एक्सिस बनाओगे, ये y, यहां पे लिखोगे प्राइस, यहां पे लिखोगे क्वांटिटी। सोचो एट इनिशियल प्राइस ये है आपका डिमांड। क्यों सर, इस प्राइस पे आप 1 केजी भी खरीदने के लिए तैयार हो, आप 2 केजी खरीदने के लिए भी तैयार हो, 3 केजी खरीदने के लिए भी तैयार हो, तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक। क्या वर्ड इसको बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक। मीन्स कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर टू बाई एनी क्वांटिटी बट एट ए पर्टिकुलर प्राइस, बट एट ए स्लाइटली हायर प्राइस। जैसे ही प्राइस ऊपर भागेगा क्वांटिटी क्या हो गया, यहीं पे रुक गया, क्वांटिटी इज 0, कुछ नहीं खरीदेगा। इस ग्राफ को कहा जाता है इन्फिनिटी या परफेक्टली इलास्टिक। तो देखो ये परफेक्टली वर्ड दो वक्त इस्तेमाल करते हैं, जब इन इलास्टिक होता है, जब इलास्टिक मीन्स जब 0 होगा तब परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब डिमांड में कोई चीज, देखो डिमांड में जब चेंज कम आता है ना उसको हम लोग इन इलास्टिक वर्ड से बोलते हैं। परफेक्टली वर्ड क्यों लगा दिए, एकदम डिमांड में चेंज नहीं आया। और इलास्टिक वर्ड कब लगाते थे, जब डिमांड में बहुत चेंज आया। अब बात को सुनना, अब इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, वैसे ही इन द एबव डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस, क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस, इनिशियल प्राइस इज ओपी, इनिशियल क्वांटिटी इज, मैं यहां पे कर देता हूं ओक्यू, इनिशियल क्वांटिटी इज ओक्यू। एट ए पर्टिकुलर प्राइस क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम ओक्यू, इसको आप OQ1 कर सकते हैं, Q1, इसको आप Q2 कर सकते हैं, बट नथिंग एट ऑल विल बी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर एट प्राइस P1। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन को लिखना है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो एकदम सिंपल है। When a given percentage change in the price of a commodity causes an equivalent percentage change in the demand, जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया है उतना ही चेंज अगर डिमांड में आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी। मींस इलास्टिसिटी इज सेड टू बी यूनिटरी। इसको मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, पहले मैं इसको ग्राफिकली आपको समझा दूं। ग्राफिकली जब भी आप ड्रॉ करेंगे कर्व तो कैसा ड्रॉ करेंगे, सुनना, y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है। ये डिमांड कर्व ना कुछ ऐसा होता है, dd, देख रहे हो, ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्यों ऐसा बनता है सर, देखो क्योंकि जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया तो मैंने आपको डेफिनेशन में ये कहा कि हर एक बार इसका जो परसेंटेज चेंज होगा प्राइस का वो इक्विवेलेंट होना चाहिए डिमांड के परसेंट। अब सुनना, डिमांड कर्व हैविंग यूनिटरी इलास्टिक ओवर इट्स रेंज इज शोन इन द फिगर। डिमांड कर्व हैज अ यूनिटरी इलास्टिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व को कहते हैं रेक्टेंगुलर, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लो और उससे बनाओ एक रेक्टेंगल और उसका निकालो आप एरिया। हर बार निकलने वाला जो एरिया होगा वो पहले वाले एरिया के बराबर होगा। कैसे सर, सोचो आपने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। अब आप इसको इधर लेके जाओ, हिट किया, नीचे उतारो, ये आ गया Q। तो एक रेक्टेंगल बना कि नहीं बना, समझ में आया, कोई रेक्टेंगल बना। इसका अगर जो हम एरिया निकालेंगे और दूसरा ले लो आप, सोचो ये ले लो P1। अब यहां से आप लेके जाओ इधर, हिट किया, इधर आ जाओ, तो ये क्या बना Q1। तो भी एक रेक्टेंगल बना कि नहीं बना। तो कहने का मतलब है इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहते हैं। क्योंकि नियम ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर बार इलास्टिसिटी क्या आना चाहिए, 1, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द एरिया। और इस कर्व का खासियत ये होता है ये दोनों एक्सिस में से किसी को भी टच नहीं करता है। इसको हम लोग कई बार सिम्फोटोटिक भी कहते हैं, दोनों में से किसी को भी टच नहीं करेगा। अप्रोच जरूर करता है टुवर्ड्स द एक्सिस, लेकिन कभी भी टच नहीं करता। अब थोड़ी सी बात को समझो, इसका जो परसेंटेज चेंज है, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आएगा, सर परसेंटेज चेंज थोड़ा सा बता दो। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो प्राइस और क्वांटिटी मैंने दे दिया, 50 रुपीज प्राइस था किसी भी सामान का। सोचो आप 100 क्वांटिटी खरीदते थे, ठीक है।
अब प्राइस आपका 75 हो गया, कितना हो गया 75, और क्वांटिटी आपका हो गया 50। क्वांटिटी क्या हो गया 50। देखो लॉ ऑफ डिमांड मैंने मेंटेन किया, प्राइस कहाँ गया ऊपर, डिमांड कहाँ गया नीचे, क्लियर है ना। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड घटा। अब सर परसेंट निकालो, तो अगर कोई भी स्टूडेंट को मैं बोलूं परसेंटेज निकालो चेंज इन प्राइस, तो सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई पी इंटू क्यू। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बाद में इस फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। प्राइस कितना चेंज हुआ, डेल्टा मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हुआ 25। पी मतलब सर क्या होता है इनिशियल प्राइस, एक्चुअल में प्राइस था कितना आपका 50 इंटू 100, यानी प्राइस कितना चेंज हुआ 50%। उसी तरह अगर मैं निकालूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो फॉर्मूला वही है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। सिंपल है, डेल्टा क्यू सर कितना लेंगे, देखो क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, घटा बढ़ा से मतलब नहीं, चेंज कितना हुआ 50, ओरिजिनली कितना था 100 इंटू 100, कितना है 50% आया ना। तो यही लाइन का मतलब था when a given percentage change in the price of a commodity causes an equivalent percentage change in the demand। तो जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज होगा उतना ही अगर क्वांटिटी में भी चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक का जो कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि हर बार बनने वाला रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व विल बी एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट द पॉइंट नंबर 4 इज इलास्टिक डिमांड। देखो इन इलास्टिक और इलास्टिक इन दो वर्ड को अगर समझना है तो आप दिमाग में चीज रखना, जब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा तो इलास्टिक और डिमांड में कम चेंज आएगा तो इन इलास्टिक। क्लियर है। जब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए इन्फिनाइट जैसे मैंने कहा था तो आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक, और जब डिमांड में बिल्कुल चेंज ना आए तो कहोगे परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो इस बार मैंने दो वर्ड लिखे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो पहले मैं इलास्टिक समझाता हूं आपको। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स, मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज more than the percentage change in the price, the elasticity of demand is greater than 1। यूनिटी means 1। इसका मतलब सर देखो मैं अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल समझाऊं, अगर पहले मैं ग्राफ बाद में ड्रॉ करता हूं। सोचो एक प्राइस और क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट मैं ले लिया, प्राइस 50 और ये 100, जैसे हम लोग पहले एग्जांपल था। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो डिमांड आप कुछ भी ले सकते हैं, या आप अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं एग्जाम्पल को चेंज करना तो आप एग्जाम्पल चेंज भी कर सकते हैं। सोचो कैसे करोगे, सोचो प्राइस जब 25 था आप 100 खरीदते थे, ठीक है। प्राइस 50 हो गया, प्राइस 50 हो गया तो 50 नहीं, आप सोचो 10 हो गया, प्राइस घट गया। आप डिमांड को बहुत बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ाना चाहते हैं आपके ऊपर है। सोचो डिमांड में 300 ले गया, कितना ले गया 300 पे ले गया। क्लियर है। तो सोचो कोई भी अगर बोले भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस सर निकाल दीजिए थोड़ा, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हुआ 15/25 इंटू 100 दैट इज 60%। प्राइस कितना चेंज हो गया 60%। अगर मैं वही करूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना चेंज हुआ मेरा 200। देखो ना 100 था 300 हुआ ना, क्वांटिटी कितना चेंज हुआ 200। पहले से कितना था 100 इंटू 100, यानी क्वांटिटी कितना चेंज हुआ 200%। मीन्स द चेंज इन द क्वांटिटी इज मोर देन द प्राइस। तो इस एग्जाम्पल को कहते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड, जहां पे डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा, प्राइस में चेंज कम आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे। तो ग्राफिकली अगर ड्रॉ करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने ले लिया, ये है y एक्सिस, ये x, ये ओरिजिन, ये प्राइस और ये क्वांटिटी ले लिया मैंने। इनिशियल प्राइस सोचो p था और क्वांटिटी क्या था q, ये हो गया p और ये हो गया q। मैंने क्या किया, प्राइस में चेंज कम आएगा, डिमांड में चेंज ज्यादा। सोचो प्राइस फॉल किया p1 में, इतना आया, देखो विड्थ कितना लिया मैंने, इतना सा लिया ना। क्वांटिटी को कितना चेंज कर दिया मैंने, देख रहे हो q1। तो आप अगर कंपेयर करो इस विड्थ के साथ इस विड्थ को,
कि वो कितना ज़्यादा है। तो यानी क्या, प्राइस में चेंज कम हुआ है, डिमांड में चेंज ज़्यादा, तो इसका डिमांड कर्व ऐसे लेंगे, दोनों इस पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा, ये हो गया आपका इलास्टिक डिमांड कर्व। क्लियर है। अब आ जाओ आप लास्ट टॉपिक जो है इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक पे अगर हम आ जाएं तो क्या बोलता है, इसका जस्ट ऑपोजिट, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस इस बार क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा उसमें चेंज कम आएगा और क्वांटिटी प्राइस में चेंज क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। तो देखो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे, वही प्राइस और क्वांटिटी का, ये रहा प्राइस और ये रहा क्वांटिटी, ठीक है। फिर वही क्वांटिटी सोचो, प्राइस जो 25 था, क्वांटिटी कितना था 100। इस बार प्राइस को मैं बढ़ा दिया, प्राइस को मैं कर दिया इस बार 50, प्राइस को मैं कर दिया इस बार 50। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, मैं 50 कर दिया इसको, सही है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो आप, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला वही है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो आपका डेल्टा पी चेंज कितना हुआ 25, ओरिजिनली कितना था 25 इंटू 100, तो यानी 100% चेंज हुआ, सही है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पे जाइए, क्वांटिटी कितना चेंज हुआ 50, ओरिजिनली कितना था 100 इंटू 100, अगर करोगे तो 50% आ रहा है, देख रहे हो। तो यानी प्राइस में चेंज क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज देखो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये हुआ इन इलास्टिक। अब इसको भी सर ग्राफिकली समझा दीजिए, तो चलो भाई इसको भी ग्राफिकली कर लेते हैं। तो यही बना देता हूं मैं इसका ग्राफ, देखो कैसे बनाता है। तो ये रहा प्राइस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। क्लियर है। सोचो इनिशियल प्राइस पी है और क्वांटिटी मेरा क्यू है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, प्राइस में चेंज बहुत बड़ा आने वाला है। सोचो प्राइस को पी से मैं P1 पे ले आया, यहाँ ले आया, और क्वांटिटी बस थोड़ा सा चेंज किया Q1। तो अब आप देखो इस चीज़ को मैं करता हूँ, देखो प्राइस में कितना वेट बदला, इतना ह्यूज चेंज आया, उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी में क्या चेंज आया, सिर्फ इतना सा। इसको जब डिमांड कब बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा, देखो इस दोनों पॉइंट को टच करके हम निकलेंगे, ये होगा मेरा डिमांड कर्व, ये है EP लेस देन 1। तो मैंने आपको डिग्रीज में 5 डिग्रीज रिगार्डिंग द प्राइस इलास्टिसिटी वंस ने समझा दी। अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं और मेथड्स के बारे में और इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में आपको समझाऊंगा।